जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3494 से 3496। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के शब्दों से सभी स्वर्गीय पूज्यों और सम्राटों में खलबली मच गई। सभी स्वर्गीय पूज्यों ने सोचा कि उन्होंने गलत सुना है। एक प्राचीन युग को नष्ट करना और उसे स्वर्ग के लिए बलिदान करना, ये व्यावहारिक रूप से असंभव था। पिछली बार किसी ने ऐसा काम किया था, वह फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क था। जब 10 महान दिव्य शहर पहली बार स्थापित किए गए थे, तब मार्शल युग पर जासूसी करने वाले प्राचीन युग थे। उनकी सेनाएं निकट आ गई, और यहाँ तक कि फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क ने अंततः कई प्राचीन युगों को नष्ट करने से पहले डटकर मुकाबला किया। हालांकि यह उनके लिए एक सीलबंद स्मृति थी। अधिकांश स्वर्गीय पूज्यों और सम्राटों ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। ये सिर्फ एक मिथक और एक किंवदंती थी। यहाँ तक कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य और स्वर्ग शहर के सिटी लॉर्ड भी महत्वहीन लोग थे जो अभी अभी देवता बन गए थे। उन्होंने केवल 10 महान दिव्य नगरों के बारे में सुना था और ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क के बाद किसी और ने इतनी शानदार उपलब्धि हासिल नहीं की थी। इसलिए जब उन्होंने ये सुना तो वे स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें लगभग यही लगा कि उन्होंने गलत सुना है। ये कैसे संभव है? हेवन सिटी के सिटी लॉर्ड सबसे पहले अविश्वास में थे। उनका साधना आधार सिटी लॉर्ड्स में सबसे ऊंचा माना जा सकता है, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने अतीत में प्राचीन युगों को खत्म करने की कोशिश नहीं की थी। ये केवल फॉर्चून गॉड राजवंश में महान योगदान देने का मामला नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे बड़ा लाभ भी मिल सकता है। स्वर्गीय दाव निष्पक्ष था। सराहनीय कार्यों को पुरस्कृत किया गया और गलतियों को दंडित किया गया। ये स्वर्गीय दाव का चक्र था। अब वह रास्ता व्यावहारिक रूप से कट गया था। जहां तक वह जानता था, यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो संभवतः उसे प्राचीन युगों को समाप्त करना होगा और स्वर्गीय दाव का पुरस्कार प्राप्त करना होगा। हालांकि उनका प्रयास विफल हो गया था। कुछ प्राचीन युगों के स्वर्गीय पूज्यों को खत्म करना स्वाभाविक रूप से उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि प्राचीन युगों को खत्म करना इतना आसान कैसे हो सकता है? इस दुनिया में मार्शल युग को छोड़कर, जिसने प्रारंभिक अराजकता के केंद्र पर कब्जा कर लिया था, सभी प्राचीन युगों की स्थिति अनिश्चित थी। उनकी गणना करना असंभव था। वे हर समय बदलते रहे, और यहाँ तक कि समय समय पर अपने कानून भी बदलते रहे। ये कहा जा सकता है कि उन्हें समझना बहुत कठिन था। फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क के अलावा, जिनके पास असाधारण साधना आधार था, किसी और के पास उनकी गणना करने की क्षमता नहीं थी। यदि वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश की ताकत इकट्ठा करता है और गणना करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करता है, तो सफलता की संभावना हो सकती है। हालांकि फॉर्चून डिवाइन राजवंश बिना नेता के ड्रैगन के एक समूह की तरह था, और उनके लिए इकट्ठा होना मुश्किल था। इसके अलावा उन प्राचीन युगों से निपटना आसान नहीं था। यदि वे उनमें से किसी पर भी हमला करना चाहते थे, तो उन्हें उस युग के स्वर्गीय दाव से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता था। केवल फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क जैसा कोई व्यक्ति, जिसके पास अद्वितीय दिव्य क्षमताएं थी और वह अजेय था, इसे पूरा करने में सक्षम होगा। यदि वह ऐसा नहीं भी कर सका तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने जो तुरुप का पत्ता प्राप्त किया था वह वास्तव में यही होगा। वह ये भी पता नहीं लगा सका कि पूर्वी दिव्य पूज्य ने एक युग के स्वर्गीय दाव की प्रतिक्रिया का विरोध करने में कैसे कामयाबी हासिल की थी। ये भी उसके साथ कभी नहीं हुआ कि पूर्वी दिव्य आदरणीय ने हेवनली दाव को सील करने और 7वें स्वर्ण युग को परिष्कृत करने के लिए सबसे कीमती समय प्राप्त करने के लिए फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड द्वारा छोड़े गए हेवन सीलिंग तावीज को प्राप्त किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये कैसे किया, उसने ये किया था, है ना? ये सिर्फ स्काई सिटी लॉर्ड नहीं था।
यहाँ तक कि पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य, दक्षिणी स्वर्गीय पूज्य, उत्तरी स्वर्गीय पूज्य और अंतरिक्ष समय स्वर्गीय पूज्य ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के पास वास्तव में ऐसा तुरुप का पत्ता होगा। उस पल में उन सभी को याद आया कि ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के शिविर के विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से पहले ही बाहर चले गए थे। हालांकि वे बहुत लंबे समय के लिए बाहर नहीं गए थे, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह कोई बड़ी बात होगी। भले ही उन्होंने स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट जैसे कई हेवनली वेनेरेट्स पर घात लगाकर हमला किया होता, फिर भी वे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। हालांकि ये वैसा ही निकला, वे गलत थे। वे हास्यास्पद रूप से गलत थे। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य को गए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उसने पहले ही एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल कर ली थी। इसके अलावा इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद पूर्वी स्वर्गीय पूज्य वास्तव में खुद को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया था। उन्होंने कोई भी जानकारी लीक नहीं की थी। आखिर तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने अंततः अपना तुरुप का पत्ता प्रकट कर दिया और एक घातक झटका दे दिया। इस शांति और चतुराई ने कई लोगों को उन्हें एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। साथ ही वे तुरंत समझ गए कि इस तुरुप के पत्ते के साथ पूर्वी स्वर्गीय पूज्य पहले से ही अजेय स्थिति में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बाजी कैसे पलटना चाहते थे, उनके पास मौका नहीं था। उन्होंने पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का समर्थन करना चुना था, क्योंकि जैसा कि स्वर्ग सिटी लॉर्ड ने कहा था, वे नहीं चाहते थे कि हेवन सिटी लॉर्ड इतनी आसानी से मध्य स्वर्गीय पूज्य बन जाए। हालांकि जबकि हेवन सिटी लॉर्ड को उनके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, उसने एक और भयंकर बाघ को छोड़ दिया था। ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के पास मध्य हेवनली वेनेरेट बनने की योग्यता थी, चाहे वह उसकी नींव हो या उसकी योग्यताएं। अब जब उसके हाथ में ऐसी अद्वितीय तकनीक थी, तो वह व्यावहारिक रूप से अजेय था। स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट का चेहरा हरे और सफेद रंग के बीच बदल गया। ये सिर्फ 10 दिव्य शहरों के स्वर्गीय पूज्य नहीं थे जिन्हें सतर्क कर दिया गया था, उसे भी पकड़ लिया गया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके पास मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने का एक निश्चित मौका है। कम से कम वह सबसे लोकप्रिय उम्मीदवारों में से एक होते। लेकिन सबसे पहले हेवन सिटी लॉर्ड ने सभी 10 दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स का समर्थन प्राप्त किया था। फिर पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने 7वें स्वर्ण युग को नष्ट कर दिया था। ऐसी अनोखी तकनीक हाथ में होने के कारण उनमें से हर एक उसके चेहरे पर एक भयानक तमाचे की तरह था, और अब वह एक जोकर की तरह था। इन दो लोगों के सामने सब कुछ कितना हास्यास्पद लग रहा था। चाहे कोई भी हो, जीत उनकी मुट्ठी में थी। केवल वह इतना हास्यास्पद लग रहा था। उसने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि उसने कई प्राचीन युगों के स्वर्गीय पूज्यों को नष्ट कर दिया था, उसके पास मध्य स्वर्गीय पूज्य के पद की लालसा करने की योग्यता थी। केवल अब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत मूर्ख था। केवल हेवन सिटी लॉर्ड और ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के स्तर के लोग ही मध्य हेवनली वेनेरेट्स बनने के योग्य थे। यदि उन्होंने बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं किया होता या एक अद्वितीय तकनीक स्थापित नहीं की होती, तो वे सभी को कैसे आश्वस्त कर पाते। उसने पहले कल्पना की थी कि वह एक मध्य स्वर्गीय पूज्य बन जाएगा, क्योंकि हर कोई गतिरोध में था। अब उसने इसके बारे में सोचा। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये बिल्कुल असंभव था, और वह नहीं जानता था कि वह उस समय क्या सोच रहा था। उसने वास्तव में सोचा था कि यह संभव है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी इस स्तर की प्रतिस्पर्धा का अनुभव नहीं किया था। वह स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट हाल के वर्षों की दुर्लभ अद्वितीय प्रतिभाओं में से एक थे। वह इतने कम समय में ऊपर उठ गया था, स्काई पास क्लेश को पार कर गया था, और यहाँ तक कि अपने लिए एक नाम भी बनाया था। ऐसा कहा जाता था कि वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के स्वर्गीय भिक्षुओं के बराबर था। उसने अनगिनत वर्षों तक मध्य क्षेत्र की विशाल भूमि पर शासन किया था, और शायद ही कभी किसी योग्य प्रतिद्वंद्वी से उसका सामना हुआ हो। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह वास्तव में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के स्वर्गीय पूज्यों द्वारा एक दूसरे को रोकने और समझौता करने का परिणाम था। अचानक उसके सारे सपने टूट गए थे और वह जाग गया था।
हालांकि उन्होंने ये भी सोचा कि यदि पूर्वी स्वर्गीय पूजनीय या स्वर्ग सिटी लॉर्ड मध्य स्वर्गीय पूज्य बन जाते हैं तो अनिवार्य रूप से उनके लिए एक खाली पद होगा और वह पद उनका होगा। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के स्वर्गीय भिक्षुओं के बराबर हो सकता है। उसे लगा कि उसे दूसरों की तुलना में बहुत अधिक लाभ है। अन्य लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। चूंकि वह मध्य स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए नहीं लड़ सका, वह केवल अगली सर्वोत्तम चीज के लिए ही समझौता कर सका। इसमें असंभव क्या है, ये सच है या झूठ, इसका निर्णय करना वास्तव में बहुत आसान है ना? ये ज़िवेन ने आगे बढ़कर कहा, जब आप दाव को समझ लेंगे तो आप बस 5 तत्वों के नियमों, विशेषकर धातु युक्त नियमों को समझने की आवश्यकता है, ये देखने के लिए कि क्या उनकी गहराई बढ़ गई है। तब तुम्हें पता नहीं चलेगा। चूंकि उन्होंने 7वें स्वर्ण युग की लड़ाई में भी भाग लिया था, इसलिए उनका स्पष्ट मानना था कि यह कोई घमंड नहीं बल्कि सच्चाई है। मार्शल युग के स्वर्गीय दाव को मजबूत करने के कई लाभ थे, जिनमें अधिक प्राकृतिक खजाने की उपस्थिति, अधिक प्रतिभाओं का उद्भव और आसान खेती शामिल थी। हालांकि इन सभी को सत्यापित करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी। इतने कम समय में कोई सुराग मिलने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए धातु से जुड़े कानूनों को सीधे समझना सबसे तेज तरीका था। क्योंकि मार्शल युग ने 7वें स्वर्ण युग को निगल लिया था, मार्शल युग में धातु युक्त कानून मजबूत हो जाएंगे। देर सवेर वे शीर्ष क्रम के कानूनों में से एक बन जाएंगे। कौन जानता था कि धातु आधारित कानूनों की खेती करने वाले कितने सुपर विशेषज्ञ पैदा होंगे। चूंकि इसके बहुत सारे लाभ थे, इसलिए इसे सभी जीवित प्राणियों के लिए एक आशीर्वाद कहा जा सकता है। इसलिए स्वर्गीय दाव ये ज़िवेन और अन्य लोगों के लिए पुरस्कार के रूप में सद्गुण के अनगिनत क्यूई को नीचे भेजेगा। स्वर्गीय दाव निष्पक्ष था, ये कहावत बिल्कुल भी गलत नहीं थी। सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। बाकी सब कुछ नकली हो सकता है, लेकिन यह नकली नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और इसे महसूस किया। दरअसल उन्हें कानूनों में बदलाव तुरंत महसूस हुआ। धातु युक्त कानून, जो मूल रूप से बहुत मजबूत थे, अचानक समय, स्थान और कुछ अन्य कानूनों के बाद सबसे मजबूत कानून बन गए। 7वें स्वर्ण युग के विनाश के अलावा कोई अन्य संभावना नहीं थी जो इस तरह के बदलाव का कारण बन सकती थी। उन्हें किसी और बात पर शक नहीं हुआ। आखिरकार पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में ऐसी क्षमता वाली ताकतें बहुत कम थी। यदि ये किसी अन्य लोक के प्राणियों द्वारा किया गया होता तो यह असंभव होता कि इसकी कोई खबर न हो। पूरी दुनिया को इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया होगा। फिलहाल तो कोई खबर नहीं थी। इसके अलावा पूर्वी स्वर्गीय पूज्य इस बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। अन्यथा एक बार जब उसका झूठ उजागर हो गया तो मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने की बात तो दूर, वह पूर्वी स्वर्गीय पूज्य भी नहीं बन पाएगा। उसे सिंहासन से हटा दिया जाएगा। एक पल के लिए पूरा हॉल अतुलनीय रूप से शांत हो गया। कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। स्वर्गीय पूज्य आश्चर्यचकित रह गए। जहां तक सम्राट लॉर्ड्स की बात है, उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि मध्य स्वर्गीय पूज्य की स्थिति इस महत्वपूर्ण क्षण में तय की जाएगी। मून सिटी लॉर्ड का चेहरा विशेष रूप से बदसूरत था। वह पहले इतना अहंकारी था क्योंकि उसे यकीन था कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य मध्य स्वर्गीय पूज्य नहीं बन सकता। ये पद निश्चित रूप से स्काई सिटी लॉर्ड के हाथों में आ जाएगा। उसे कुछ नहीं हो सका। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय ने वास्तव में ऐसा तुरुप का पत्ता छिपा रखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डाओइस्ट फ्रेंड बिना आवाज किए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, स्काई सिटी लॉर्ड ने पूर्वी स्वर्गीय पूज्य को देखते हुए कहा। उनकी साधना और मानसिक स्थिति को देखते हुए उनके लिए ऐसे शब्द कहना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन था, लेकिन पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने ये किया था।
हर कोई जानता था कि स्काई सिटी सिटी लॉर्ड द्वारा ऐसे शब्द कहने के बाद पूर्वी हेवनली वेनेरेट की मध्य हेवनली वेनेरेट में पदोन्नति पहले से ही एक सौदा हो चुकी थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन इस बिंदु पर ये कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे का सामना कर रहे थे। सबसे पहले स्काई सिटी सिटी लॉर्ड ने सभी को चौंका दिया। फिर पूर्वी तियानेजुन ने अपनी चाल चली और एक अद्वितीय उपलब्धि की घोषणा की। हर कोई हार गया। इस अद्वितीय उपलब्धि के सामने अन्य सभी प्रतिस्पर्धियों के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे पहले स्पेसटाइम तियानेजुन और अन्य लोगों ने सोचा कि वे इस बार स्काई सिटी सिटी लॉर्ड का विरोध करने में असमर्थ थे क्योंकि समय बहुत कम था। उनके पास महान योगदान देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि पूर्वी तियानेजुन ने उनके चेहरे पर तमाचा मारने के लिए वास्तविकता का इस्तेमाल किया था। क्या सचमुच ऐसा इसलिए था क्योंकि पर्याप्त समय नहीं था? शायद ये सच था क्योंकि समय बहुत कम था, इसलिए उनके पास जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। योगदान, वे केवल साधारण योगदान के बारे में सोच सकते थे। प्राचीन युग के कई महान तियानेजुन और लाखों सैनिकों को नष्ट करना पहले से ही एक बहुत अच्छी उपलब्धि थी। यदि ऐसा नहीं होता तो स्पेसटाइम तियानेजुन इतना आश्वस्त नहीं होता। हालांकि वह कितना भी पागल क्यों न हो, उसने प्राचीन युग को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचा होगा क्योंकि यह लगभग असंभव था। हालांकि पूर्वी तियानेजुन ने वह किया जो सभी को असंभव लगा। उसने स्थिति को उल्टने का काम पूरा किया, सभी मजबूत दुश्मनों को हराया और वास्तव में मध्य तियानेजुन बन गया। सर, कृपया मध्य तियानेजुन की ओर बढ़ें। यह अज्ञात था कि कौन सा सम्राट चिल्लाया, लेकिन ये जल्द ही एक चलन बन गया। यहाँ तक कि जो लोग पूर्वी तियानेजुन को पसंद नहीं करते थे, वे भी इस समय सभी की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि पूर्वी तियानेजुन, जिसने इतना बड़ा योगदान दिया था, लगभग अजेय था। वह मध्य तियानेजुन बनने वाला था। यहाँ तक कि स्काई सिटी सिटी लॉर्ड ने भी इस पर मौन सहमति व्यक्त की थी। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने कई तरीकों का इस्तेमाल किया, एक दूसरे के साथ मिलीभगत की और एक दूसरे को दबाया। हालांकि एक बार जब किसी ने पूर्ण लाभ के साथ मध्य तियानेजुन पद प्राप्त कर लिया, तो वे इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आवश्यक नहीं था। खुद को शर्मिंदा करने के अलावा और कोई फायदा नहीं था। जो लोग केवल कपटी तरीकों का उपयोग करना जानते थे, वे इस बिंदु तक खेती नहीं कर सके। यहाँ तक कि मून सिटी सिटी लॉर्ड, जिनसे ये जीवेन बहुत नफरत करते थे, भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हालांकि वह कपटी था, फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन सभी की एक निचली रेखा थी। जिनके पास कोई आधार रेखा नहीं थी, वे पहले ही मर चुके थे। ठीक है, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं मध्य एम्पायरियन की ओर बढ़ूंगा। ईस्ट हेवनली वेनेरेट बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश से अनंत बहुरंगी रोशनियां उतरकर उसके शरीर पर आ गिरी। मिडिल हेवनली वेनेरेट का पद फॉर्चून डिवाइन राजवंश के उपशासक के बराबर था। वर्तमान स्थिति में जहां फॉर्चून हेवनली मोनार्क मौजूद नहीं था, मध्य हेवनली वेनरेट्स को सभी हेवनली वेनरेट्स के बीच सर्वोच्च माना जाता था। वह भी था जो स्वर्ग की ओर से दुनिया का प्रबंधन करता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से स्वर्ग की सुरक्षा प्राप्त होगी। ये भी एक बड़ी खूबी थी। उसके शरीर में अनगिनत स्वर्गीय योग्यताएं जुड़ गईं, जिससे उसके शरीर पर एक चमकदार सुनहरा विस्तार बन गया। यह बॉडी ऑफ मेरिट है। वह वास्तव में बॉडी ऑफ मेरिट को विकसित करने में कामयाब रहा। स्वर्ग नगरी भगवान की आंखें चौड़ी हो गईं। आकाश में भरी सुनहरी रोशनी स्पष्ट रूप से मेरिट का शरीर थी। हो सकता है कि उसे पहले कुछ संदेह रहा हो, लेकिन अब उसे कोई संदेह नहीं था। बॉडी ऑफ मेरिट जैसी महान काया को विकसित करने के लिए जितनी योग्यता की आवश्यकता थी, वह किसी को भी निराश करने के लिए पर्याप्त थी। भले ही हेवन सिटी के कैस्टेलन के रूप में उन्होंने अनगिनत वर्षों तक हेवन सिटी की अध्यक्षता की थी और फॉर्चून डिवाइन राजवंश में अनगिनत योगदान दिए थे,
लेकिन उन्होंने जो योगदान जमा किया था वह सद्गुण की काया को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनकी तुलना में ईस्ट हेवनली वेनेरेट की स्थिति भी अलग नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में इतनी अधिक क्यूई ऑफ मेरिट प्राप्त करना असंभव था। इस प्रकार केवल एक ही संभावना थी, किसी को योग्यता के शरीर को परिष्कृत करने के लिए 7वें स्वर्ण युग को नष्ट करना होगा। प्राचीन काल से मार्शल युग में जो लोग लाभकारी शरीर विकसित करने में कामयाब रहे, वे फीनिक्स पंख और किलिन सीन के समान दुर्लभ थे। उनमें से केवल 2 या 3 ही थे, और उनमें से कोई भी एक बेजोड़ चरित्र था जिसकी प्रसिद्धि ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उनमें से सर्वश्रेष्ठ फॉर्चून हेवनली लॉर्ड थे। मूल रूप से ईस्ट हेवनली वेनेरेट पहले से ही काफी भयानक था। अब जब उन्होंने बॉडी ऑफ मेरिट विकसित कर ली है, तो उनकी ताकत उनके क्षेत्र में सबसे मजबूत व्यक्ति बनने के लिए छलांग लगाएगी। उन्होंने न केवल महान योगदान दिया होगा, बल्कि उनमें बाकी सभी को दबाने की ताकत भी होगी। इस बार चाहे हेवन सिटी का कैस्टेलन कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह केवल इतने शक्तिशाली ईस्ट हेवनली वेनेरेट के सामने इस करारी हार को स्वीकार कर सकता था। यदि वह उस पर वापस आना चाहता है, तो ये भविष्य का मामला होगा। इस बार यह असफलता में समाप्त हुआ। न केवल हेवन सिटी के कैस्टेलन, बल्कि लगभग सभी ने ईस्ट हेवनली वेनेरेट के बॉडी ऑफ मेरिट को देखा और हौंफने लगे। बॉडी ऑफ मेरिट एक थी दुनिया की सबसे भयानक काया में से एक बार इसकी खेती हो गई तो ये लगभग अजेय हो जाएगी। सहज रूप से अजेय, कर्म से मुक्त। कोई भी मार्शल आर्ट जो आत्मा को नुकसान पहुंचाने में माहिर हो, इस शरीर के सामने अप्रभावी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे येज़िवेन अपनी आत्मा की रक्षा के लिए विश्व वृक्ष का उपयोग कर रहा था। सभी आध्यात्मिक हमले अप्रभावी थे। हालांकि तरीके अलग अलग थे, परिणाम एक जैसे थे। ये बहुत दुर्लभ था, चाहे वह बॉडी ऑफ मेरिट हासिल करना हो या विश्व वृक्ष प्राप्त करना हो, ये केवल सर्वोच्च अवसरों से ही संभव था। बॉडी ऑफ मेरिट को प्राप्त करने के लिए पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने 7वें स्वर्ण युग को नष्ट कर दिया था। जब से येज़िवेन ने ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष प्राप्त किया, उन्होंने लगातार इसकी खेती की। विश्व वृक्ष की खेती की प्रक्रिया में यह अज्ञात था कि उसने कितने संसाधनों का उपभोग किया था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। आकाश से प्रकाश की किरणें उतरी और स्वर्गीय मार्ग से मंत्रोच्चार की धीमी ध्वनि आई। कुछ समय के लिए सभी प्रकार के दृश्य एक कुएं की तरह फूट पड़े और शुभ रोशनी चमक उठी। ये ईस्ट हेवनली वेनेरेट की मध्य हेवनली वेनेरेट में पदोन्नति के हेवनली वे की मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इसे गुड फॉर्चून हेवन लॉर्ड द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, ये स्वर्ग की इच्छा थी। स्वर्ग की इच्छा दुनिया के सभी जीवित प्राणियों की इच्छा थी। यहाँ तक कि सौभाग्यशाली स्वर्ग भगवान भी इसके विरुद्ध नहीं जा सकते थे। निस्संदेह यदि सौभाग्यशाली स्वर्ग भगवान वापस आ गए होते, तो उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। यह उसके लिए बहुत आम बात थी। ईस्ट हेवनली वेनेरेट को मध्य हेवनली वेनेरेट में पदोन्नत किया गया था। उसके नीचे का सिंहासन तब तक गड़गड़ाता और उठता रहा जब तक कि वह अन्य स्वर्गीय सम्मानित सिटी लॉर्ड से थोड़ा ऊंचा नहीं हो गया। आखिरकार मध्य स्वर्गीय आदरणीय सिर्फ एक उप भगवान थे। वह वास्तविक भगवान नहीं था, इसलिए वह अन्य सभी से ऊपर नहीं खड़ा हो सकता था। प्रणाम मध्य स्वर्गीय पूज्य। सभी लोग या तो आधा झुके या पूरा। उन सभी ने पूर्वी साम्राज्य, जो अब एक मध्य साम्राज्य था, के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। यहाँ तक कि अनिच्छुक हेवन सिटी लॉर्ड्स और अन्य भी अपवाद नहीं थे। यह नियमों का सम्मान था। आज वह मध्य स्वर्गीय पूज्य का अनादर करने का बीड़ा उठा सकता है। फिर भविष्य में ऐसे लोग भी होंगे जो उसे अपनी नजरों में नहीं रखेंगे। तथाकथित सर्जक क्या कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मध्य स्वर्गीय पूज्य को केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर पर अनगिनत खूबियां और अनगिनत कानून है। संपूर्ण मार्शल दाव युग के साथ उनका संबंध और अधिक मजबूत होता जा रहा था। यही वह कीमत भी थी जो उसे चुकानी पड़ी। चूंकि उन्हें मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने का लाभ प्राप्त हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी।
ये केवल लाभ प्राप्त करने जितना सरल कभी नहीं था। अच्छा, चूंकि मैं आज एक मध्य स्वर्गीय पूज्य बन गया हूँ, मैं वह जिम्मेदारी उठाऊंगा जो मुझे निभानी चाहिए। मैं फॉर्च्यून गॉड राजवंश को महिमा से और भी अधिक महिमा की ओर ले जाऊंगा। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने अपना हाथ लहराया। उन्होंने मध्य स्वर्गीय पूज्य बनने के शुरुआती उत्साह से खुद को पहले ही मुक्त कर लिया था। इससे पहले कि हम चर्चा करें कि मून सिटी को वापस कैसे लिया जाए, मेरा सुझाव है कि हम मून सिटी के सिटी लॉर्ड को उसके पद से हटा दें और उसे हिरासत में डाल दें। क्या उसने राक्षसी पथ युग के साथ मिली भगत की थी या नहीं, इसकी हमें अभी भी जांच करनी है। हालांकि क्योंकि अपने स्वार्थ के कारण उसने 10 महान दिव्य शहरों में से एक मून सिटी को खो दिया। यह एक अक्षम्य अपराध है। यदि हम उसे कड़ी सजा नहीं देते हैं तो हम जनता को कैसे मना सकते हैं। मध्य स्वर्गीय पूज्य की दृष्टि ब्रह्मांड जितनी गहरी थी। उसने सबकी ओर अपनी निगाहें घुमाई और मानो उनकी राय चाह रहा था। हालांकि किसी को भी उनके दृढ़ संकल्प पर संदेह नहीं था। यह उनके और मून सिटी के सिटी लॉर्ड के बीच विवाद से स्पष्ट था। सबके मन में एक मुहावरा उभर आया, कोई नया अधिकारी बड़े पैमाने पर बदलाव करेगा। सभी चीजों में से मून सिटी का सिटी लॉर्ड उसके हाथों में आ गया था। वो एक मध्य स्वर्गीय पूज्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास ऐसा अधिकार था। इसके अलावा हर कोई वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चिंतित था जो राक्षसी पथ युग से संबंधित हो सकता है, जो फिर से मून सिटी के सिटी लॉर्ड के पद पर बैठा हो। कई लोग मून सिटी के सिटी लॉर्ड के पद के इच्छुक थे और इसके बारे में उनकी अपनी राय थी। इस प्रकार ये सामान्य प्रवृत्ति और लोगों का दिल था। मध्य स्वर्गीय पूज्य के शब्द निस्संदेह लोगों के दिलों के अनुरूप थे। लोग, मैं मध्य स्वर्गीय पूज्य से सहमत हूँ। चूंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। ये जिवेन ने मध्य स्वर्गीय श्रद्धेय का समर्थन करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। वे पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुके थे और मून सिटी लॉर्ड को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर करने वाले थे। वह कैसे हार मान सकता है? ये सही है। कर्ज चुकाया जाना चाहिए। गलतियों की सजा दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही और उचित है। अगर हम उसके जैसे किसी व्यक्ति को उसके स्वार्थ के कारण मून सिटी लॉर्ड बने रहने देते हैं, तो मैं इसे भी स्वीकार नहीं करूंगा। ये देखकर कि ये जिवेन ने पहले ही बढ़त ले ली थी, बाकी लोग तुरंत सहमत हो गए। हर किसी की इच्छा थी कि वह पद छोड़े। वह पहले ही सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन चुके थे। मून सिटी के पतन के कारण इसने अनगिनत अशांतियां पैदा की। कितने लोग मरे थे, कितने लोग उससे नफरत करते थे। मून सिटी लॉर्ड को इस बारे में पता भी नहीं था। उसने वास्तव में सोचा कि वह ठीक था। वह जहां भी गया अत्याचारी और दबंग रहा। अब तो ये तूफान बन गया था जो उसे नष्ट कर देगा। मून सिटी लॉर्ड को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि मध्य स्वर्गीय पूज्य के शब्दों से इतने सारे लोग सहमत हो जाएंगे। उनमें से कई, जो पहले उन्हें भाई कहते थे, उनके भाव अत्यंत भद्दे थे। यहाँ तक कि स्काई सिटी लॉर्ड, जिसने उसकी रक्षा करने और मून सिटी को खोने के उसके पाप को माफ करने का वादा किया था, केवल ये दिखावा कर सकता था कि उसने इसे नहीं देखा था। यदि वह एक मध्य स्वर्गीय पूज्य बन गया होता, तो वह उसे मिटाने के लिए एक मध्य स्वर्गीय पूज्य के अधिकार पर भरोसा करने में सक्षम हो सकता था। लेकिन अब जब वह प्रतियोगिता हार गया था, तो वह क्या कर सकता था? इसके अलावा उसके मन में मून सिटी लॉर्ड के बारे में कोई विचार कैसे नहीं आ सकता था। अपने स्वार्थ के लिए मून सिटी का पतन हो गया था। कौन जानता था कि मून सिटी के पतन में कितने विशेषज्ञ और कुलीन लोग खो गए थे। मून सिटी लॉर्ड स्वयं देखें। सामान्य प्रवृत्ति इस प्रकार है, जल्दी से आत्मसमर्पण करें और मुझे परेशानी से बचाएं। मध्य स्वर्गीय पूज्य चिल्लाया। मून सिटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति उग्र थी। ये देखकर कि वह सुनसान हो गया है, वह दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। मध्यम स्वर्गीय आदरणीय, आप मुझसे केवल आधा स्तर ऊपर हैं। जब तक भाग्य निर्माण स्वर्ग भगवान पुनर्जीवित नहीं हो जाते, किसी को भी मेरी आलोचना करने का अधिकार नहीं है।
मेरी स्थिति चूंकि मून सिटी लॉर्ड को आपके द्वारा प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए आपको इसे समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। जिद्दी मूर्ख। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन जिद्दी मूर्ख। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने आर्मरेस्ट पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया। मून सिटी लॉर्ड पीछे हटने वाले नहीं थे। वह जानता था कि अब वह पीछे नहीं हट सकता। यदि उसने ऐसा किया तो फॉर्चून गॉड राजवंश में उसकी स्थिति कम हो जाएगी और उसकी तुलना उसके पिछले स्व से नहीं की जा सकेगी। मध्य स्वर्गीय आदरणीय, क्या हमें ये करना चाहिए? स्काई सिटी लॉर्ड आगे बढ़े। हालांकि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य को मध्य स्वर्गीय पूज्य के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था। आखिरकार मध्य स्वर्गीय पूज्य केवल एक उप भगवान थे, भगवान नहीं। उनका अधिकार अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। यद्यपि मून सिटी लॉर्ड ने गलती की है, हम उसे मेधावी सेवा के साथ उसके अपराधों का प्रायश्चित करने दे सकते हैं। सन सिटी लॉर्ड ने भी आगे बढ़कर कहा। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने उन दोनों की ओर देखा और उपहास किया। वह ये कैसे नहीं समझ सका कि ये दोनों वास्तव में मून सिटी लॉर्ड को पसंद नहीं करेंगे। हालांकि ये देखकर कि उसने मून सिटी लॉर्ड को भारी झटका दिया है, यह अवश्यंभावी था कि उन्हें थोड़ा दुख होगा। मेधावी सेवा के साथ अपने अपराधों का प्रायश्चित कर रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि वह मेधावी सेवा के साथ अपने अपराधों का प्रायश्चित कर रहा है? आखिरी लड़ाई के दौरान वह दौड़ने वाला पहला व्यक्ति था। अगर मेरी याददाश्त सही है तो वह आप थे, सन सिटी लॉर्ड, जिसने सेना को अंत तक पहुंचाया। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने व्यंग्य किया। मध्य साम्राज्य का यह उल्लेख सुनकर अंततः सभी को याद आया कि पिछली लड़ाई के दौरान ये सच प्रतीत हुआ था। लेकिन उस समय सेना को हेवन स्प्लिटिंग डेमन एक्स द्वारा पराजित कर दिया गया था और अनगिनत लोग मारे गए थे। भले ही बाकी लोग मरे नहीं थे, लेकिन वे घबराकर भाग गए थे। उस अराजक स्थिति में इन बातों पर शायद ही किसी का ध्यान जाता होगा। किसी भी समय उन पर स्वर्ग विभाजक राक्षसी कुल्हाड़ी गिरने का खतरा होने और विभिन्न युगों की सेनाओं द्वारा उनका पीछा करने के कारण किसी के पास इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। लौटने के बाद ये मामला था, यह उनके दिल की गहराइयों में दबा हुआ है, एक ऐसा निशान जिसका वे उल्लेख नहीं करना चाहते। उस समय सभी का प्रदर्शन बहुत खराब था और कोई भी किसी से ज्यादा ताकतवर नहीं था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे अनदेखा करना चुना। और आज मध्य स्वर्गीय पूज्य को इसका उल्लेख करते हुए सुनकर ऐसा ही प्रतीत हुआ। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने पहले इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वे भी बेतहाशा भाग रहे थे। ये सिर्फ बर्तन था जो केतली को काला कह रहा था, वे और क्या कह सकते थे। हालांकि अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। घटनास्थल पर मौजूद कुछ सिटी लॉर्ड्स में से एक के रूप में मून सिटी लॉर्ड ने कोई खूनी लड़ाई नहीं लड़ी। इसके बजाय वह तुरंत भाग निकला। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो मून सिटी में वह शहर के साथ जीने और मरने के लिए पीछे नहीं रहे थे। इसके बजाय वह अपने लोगों को लेकर आया और भाग गया। पहले तो सब समझ गए, एक उच्च और शक्तिशाली शीर्ष साम्राज्य के रूप में उसे एक शहर के पतन के साथ कैसे दफनाया जा सकता था। लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वास्तव में कुछ अतार्किक था। वह 2 बार भाग निकला। क्या हम ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं कि वह अपने अपराधों का प्रायश्चित करेगा? मध्य स्वर्गीय संप्रभु ने स्काई सिटी लॉर्ड और सन सिटी लॉर्ड को कोई चेहरा न देते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसने मन बना लिया था कि इस बार वह मून सिटी लॉर्ड को भागने नहीं देगा। जैसा कि कहा जाता है, यदि आपने सांप को नहीं मारा तो आपको कष्ट होगा। इसके अलावा मून सिटी लॉर्ड कोई सांप नहीं था। वह एक क्रूर बाघ, एक जहरीला अजगर था। यदि वह नहीं मरा तो ये पीड़ा सहने जितना आसान नहीं होगा। वह इसे बहुत पहले ही देख चुका था। ऐसी स्थिति में जहां उसका पलड़ा भारी था, मून सिटी लॉर्ड के पास लड़ने के साहस की कमी नहीं थी।
हालांकि अगर वह बेहद नुकसानदेह स्थिति में था, जैसे कि जब मून सिटी में सेंध लगाई गई थी और हेवन स्प्लिटिंग डेविल एक्स ने उसे धमकी दी थी, तो वह आत्म संरक्षण को प्राथमिकता देगा। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वह अब एक मध्य स्वर्गीय पूज्य और फॉर्चून गॉड राजवंश के प्रभारी थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें पुरस्कार और दंड के बारे में स्पष्ट होना था। मून सिटी लॉर्ड ने इतनी गंभीर गलती की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। किसी बल के लिए अस्पष्ट पुरस्कार और दंड सबसे महत्वपूर्ण चीज थे। कुछ सामान्य मामलों को तो किनारे किया जा सकता था, लेकिन इतने गंभीर अपराध को वे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। इसके अलावा मून सिटी लॉर्ड ने कई बार उनका विरोध किया था और स्काई सिटी लॉर्ड और अन्य लोगों से भी संपर्क किया था। चाहे कुछ भी हो, उसे खड़ा होना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। मून सिटी लॉर्ड, आपने इतनी गंभीर गलती की है और बार बार की चेतावनी के बावजूद अपने तरीके में सुधार करने से इनकार कर दिया है। फॉर्चून गॉड राजवंश के मध्य स्वर्गीय आदरणीय के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि आपको 100 मिलियन वर्षों के लिए कैद किया जाएगा। दूसरों को चेतावनी। मध्य स्वर्गीय पूज्य के शब्दों ने अन्य स्वर्गीय पूज्यों को ठंडी हवा का झोंका लेने पर मजबूर कर दिया। 100 मिलियन वर्षों तक कारावास में रहना स्वर्गीय पूज्यों के लिए भी अकल्पनीय रूप से लंबा समय था। यह आजीवन कारावास के बराबर था। हालांकि किसी को नहीं लगा कि इस सजा में कुछ गलत है। वास्तव में मून सिटी लॉर्ड के कारण हुए परिणामों की तुलना में ये वास्तव में कुछ भी नहीं था। 100 मिलियन वर्षों के लिए कैद। मून सिटी लॉर्ड की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका चेहरा राख हो गया। आप मध्य स्वर्गीय आदरणीय, आपने अधिकार के प्रतीक के रूप में केवल मुर्गे के पंख का उपयोग किया। मैंने फॉर्चून गॉड राजवंश में कितने योगदान दिए हैं, मैं आश्वस्त नहीं हूँ। आपने वास्तव में फॉर्चून डिवाइन राजवंश में बहुत योगदान दिया है, लेकिन क्या हुआ? इन वर्षों में आपको फॉर्चून डिवाइन राजवंश से जो लाभ प्राप्त हुए हैं वे पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आपने जो कुछ भी किया है वह चंद्रमा को खोने के आपके पाप की भरपाई नहीं कर सकता है। शहर मध्य स्वर्गीय पूज्य ने स्पष्ट रूप से फटकार लगाई। आप चाहते हैं कि मैं आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दूं? ये कैसे संभव है? लूना शहर का सिटी लॉर्ड दहाड़ उठा। वह ऐसे ही हार मानने को तैयार नहीं थे। 100 मिलियन वर्षों में बहुत सारी चीजें घटित हो सकती हैं। यह उसके लिए शीर्ष रैंक से बाहर होने के लिए पर्याप्त था। 100 मिलियन वर्षों के बाद उसके खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा उसे नहीं लगा कि वह गलत है। ये सिर्फ मध्य स्वर्गीय पूज्य का बदला था। वह कैसे इच्छुक हो सकता है? हालांकि ये स्पष्ट था कि सभी स्वर्गीय पूज्यों ने मध्य स्वर्गीय पूज्य का समर्थन किया था। वह नहीं मिल सका। यहाँ कोई भी उसका समर्थन करने के लिए है। एक तेज आवाज के साथ अनगिनत कानून उसके शरीर से बह गए। सभी प्रकार के चमकदार सुनहरे और चांदनी कानून उसके हाथों में संघनित होकर हवा में नृत्य कर रहे थे। एक ही प्रहार से वह एक शक्तिशाली धार में बदल गया। यह ऐसा था मानो कुनपेंग जीवित हो गया हो। एक एकल पंख आकाशगंगा को चकनाचूर कर सकता है, क्योंकि यह मध्य स्वर्गीय वेनेरेट की ओर बढ़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मध्य स्वर्गीय पूज्य ने गुस्से में अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट को पटक दिया। अन्य स्वर्गीय पूज्य भी आश्चर्यचकित रह गए। वे मून सिटी लॉर्ड्स की निर्भीकता से हैरान थे। फॉर्चून गॉड राजवंश में एक मध्य स्वर्गीय आदरणीय एक उप सम्राट के बराबर था। उन्होंने संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश का प्रतिनिधित्व किया। मध्य स्वर्गीय आदरणीय का विरोध करना और उस पर हमला करना पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश का दुश्मन बनने के बराबर था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। हर कोई जानता था कि फॉर्चून गॉड राजवंश कितना भयानक था, क्योंकि वे उनमें से एक थे। स्वाभाविक रूप से वे फॉर्चून गॉड राजवंश की भयानक ताकत को समझते थे, जो बाहरी लोगों की कल्पना से कहीं परे थी। ये धार मिडिल हेवनली वेनेरेट के 3 इंच आगे पहुंची। हालांकि मध्य स्वर्गीय पूज्य के शरीर ने पुण्य की अंतहीन सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की, जिससे एक सुनहरी घंटी बनी जिसने उसकी रक्षा की।
मून सिटी लॉर्ड्स का हमला मिडिल हेवनली वेनेरेट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। इस समय ये ज़िवेन, जो किनारे से लड़ाई देख रहा था, ने अचानक कुछ सोचा। वह चिल्लाया, अच्छा नहीं, वह हमें धोखा देने जा रहा है। वह तुरंत समझ गया कि मून सिटी लॉर्ड इतना साहसी क्यों था। उसने वास्तव में एक मध्य स्वर्गीय पूज्य पर हमला करने का साहस किया। ये साफ तौर पर सिर्फ एक दिखावा था। एक मध्य स्वर्गीय आदरणीय पर हमला करना, एक मध्य स्वर्गीय आदरणीय के पास मौजूद ताकत का तो जिक्र ही नहीं करना, बस ये तथ्य कि वह फॉर्चून गॉड राजवंश के खिलाफ जा रहा था, इतना पर्याप्त था कि कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। सन सिटी लॉर्ड, स्काई सिटी लॉर्ड, वेस्टर्न हेवनली वेनेरेट, नॉर्दर्न हेवनली वेनेरेट और साउदर्न हेवनली वेनेरेट सभी उपस्थित थे। उनमें से कोई भी उनसे कमजोर नहीं था। बिना कोई तरकीब अपनाए वह इन लोगों से कैसे बच सकता था? ये संभव था कि जब पूर्वी स्वर्गीय पूज्य, मध्य स्वर्गीय पूज्य, पूर्वी स्वर्गीय पूज्य और उत्तरी स्वर्गीय पूज्य की ओर बढ़े, तब से उनके मन में ऐसे विचार थे। उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था वह महज एक दिखावटी कृत्य था। निश्चित रूप से जब सभी ने दोबारा देखा तो उन्होंने देखा कि मून सिटी लॉर्ड पहले ही गायब हो चुका था। जब उन्होंने अपनी स्वर्गीय आंखें खोली तो उन्हें पता चला कि मून सिटी लॉर्ड पहले ही करोड़ों मील दूर भाग चुका था। अच्छा नहीं, उससे रोको। मून सिटी लॉर्ड के रूप में वह हमारे फॉर्चून गॉड राजवंश के बारे में बहुत कुछ जानता है। हम उसे भागने नहीं दे सकते। पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य ने फटकार लगाई। अन्य स्वर्गीय पूज्यों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मून सिटी लॉर्ड का अस्तित्व किस प्रकार का था? पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में केवल 1 दर्जन लोग ही थे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। उनकी ताकत फॉर्चून गॉड राजवंश के शिखर पर थी। इसके अलावा उसके पास बहुत ताकत थी और वह बहुत सारे रहस्य जानता था जिनके बारे में बाहरी लोग नहीं जानते थे। इस स्तर के विशेषज्ञ के दल बदल के परिणाम अकल्पनीय होंगे। उसका पीछा करो, उसे मार डालो। स्वर्गीय शहर के सिटी लॉर्ड ने अपना पैर दबाया और मून सिटी लॉर्ड का पीछा करने के लिए तैयार हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मून सिटी के सिटी लॉर्ड का कितना समर्थन किया, वह जानता था कि इस समय उसे क्या करना है। मून सिटी के सिटी लॉर्ड ने फॉर्चून डिवाइन राजवंश को धोखा दिया था, इसलिए उसे अपने और मून सिटी के सिटी लॉर्ड के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचनी पड़ी। चिंता मत करो, वह जाना चाहता है। यह इतना आसान नहीं होगा। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने ठंडी सांस भरी और तुरंत उड़ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह समय की गति से भी आगे निकल गई। वह अंतरिक्ष को चीरने की गति से भी तेज था। वह जहां से भी गुजरा, वह स्थान उसकी गति का सामना नहीं कर सका और धूल में तब्दील हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक ही पल में स्काई सिटी लॉर्ड तक पहुंच गया। हालांकि स्काई सिटी लॉर्ड एक कदम आगे था, वह मध्य स्वर्गीय आदरणीय के सामने कुछ भी नहीं था। मून सिटी लॉर्ड मदद नहीं कर सके, लेकिन उनकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने इतनी जल्दी पकड़ बना ली थी। हालांकि उन्हें एक दूसरे की ताकत की कुछ समझ थी, फिर भी वे शायद ही कभी लड़ते थे मौत। इन सिटी लॉर्ड्स और स्वर्गीय पूज्यों ने भारी जिम्मेदारियां निभाई। यदि उन्हें कोई नुकसान उठाना पड़ा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये बेकार है। इस पहलू में तुम मुझसे तेज नहीं हो सकते, मध्य स्वर्गीय पूज्य ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी गति बहुत तेज थी और मून सिटी लॉर्ड उसे पकड़ नहीं सका। मून सिटी लॉर्ड रुक गया। चूंकि मैं बच नहीं सकता, आइए लड़े। मध्य स्वर्गीय आदरणीय, मुझे पता है कि आपने गति नियम की उत्पत्ति को समझ लिया है और इस दुनिया में ऐसे कुछ ही हैं जो आपकी बराबरी कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए मुझे अपनी ताकत से हराना असंभव है, अकेले गति। मून सिटी लॉर्ड उतना दुखी नहीं दिखता था जितना वह तब दिखता था जब वह भागना चाहता था। उसने अपना शांत स्वभाव पुनः प्राप्त कर लिया था। 10 महान दिव्य शहरों में से एक के सिटी लॉर्ड के रूप में उसके पास कोई तुरुप का पत्ता कैसे नहीं हो सकता था। उसे विश्वास था कि वह किसी से कमतर नहीं है। हालांकि वह एक मध्य स्वर्गीय पूज्य को हराने में सक्षम नहीं हो सकता था,
लेकिन एक मध्य स्वर्गीय पूज्य के लिए उसे हराना असंभव था। मैं तुम्हें हरा सकता हूँ या नहीं, एक बार कोशिश करने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे तुम पर हमला करेंगे, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें दबा दूंगा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।